नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2021 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जो द्वितीय पाली का है। विश्लेषण सहित व्याख्या। आपको इस सीरीज में प्रश्न भी और विश्लेषण सहित व्याख्या भी मिलेगी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सूची 1 के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। ए में है राजशेखर, सूची बी में है साहित्य दर्पण। 1 में साहित्य दर्पण, सूची 1 में बी में है भट्टनायक, उनके सामने है अभिनव भारती। सी में है विश्वनाथ, उनके सामने है हृदय दर्पण। सूची 1 में है डी अभिनव गुप्त, उनके सामने है काव्य मीमांसा। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों के सामने विकल्प है। ए 3 1 2 4, बी में है 4 3 2 4 3 1 4 3 1 2, फिर है सी में 1 2 3 4, डी में है 2 4 2 4 3 1 1। अब आप लोग देखिए और इसका विकल्प बताइए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा बी। अब हम व्याख्या इसकी करते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। राजशेखर के रचनाकार हैं। राजशेखर किसके रचनाकार हैं? काव्य मीमांसा के। भट्टनायक का क्या है? हृदय दर्पण। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, ये भी कोट में है। थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। पहले में नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद का व्रतरही के रूप में प्रतिष्ठित किया है। दूसरे में नंदुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलपरक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। तीसरा है नंदुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। चौथे में है नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 1 और 4, डी में है 2 और 3। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका सही विकल्प होगा बी। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन है कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की व्रतरही के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। अब प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं और इस सीरीज में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। फिर इसका 2 भाग बनाया जाएगा तो उसमें भी 50 मिलेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये भी सुनियोजित है। ये आप लोगों के सामने विकल्प आ चुके हैं और प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में अंधेर नगरी, उसके सामने है लोकनाट्य शैली। और बी है, बी के सामने है अंधा युग, उसके सामने है समस्या मूलक नाटक। सी के सामने है
प्रहसन और आगरा बाजार के सामने है गीतनाट। तो आप लोग मिलान करिए। मिलान कुछ इस प्रकार होगा। अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधायुग गीतनाट है, ध्रुव सामनी समस्या मूलक नाटक है, आगरा बाजार लोकनाट्य शैली में। ठीक है, तो अब विकल्प का मिलान करें। ए का 3 से कौन सा, इसमें बी सही उत्तर होगा। अंधायुग का 4 से ये, बी का जो अंधायुग गीतनाट्य है उसका चौथा, ध्रुव स्वामी का दूसरा समस्या मूलक, और आगरा बाजार का लोकनाट्य शैली, मतलब इसका उत्तर सही बी है। देखिए अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। व्याख्या में अंधेर नगरी प्रहसन है, ये किसका, भारतेंद्र जी का। अंधायुग सब लोग जानते हैं, गीतनाट्य है, धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामी समस्या मूलक, ये जयशंकर प्रसाद की। आगरा बाजार लोकनाट्य शैली में लिखा गया है, इसके लेखक हैं हमीद तनवीर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। आपके सामने विकल्प कुछ इस प्रकार है। पहले में है अशोक के फूल, दूसरे में है कल्पलता, तीसरे में है कुटक, चौथे में है आलोक के पर्व। आप लोग इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा बी, कल्पलता में। अब इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ व्याख्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पलता में 1951 निबंध संग्रह में संग्रहित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य भी निबंध है। अशोक के फूल 1948 में, कुटज 1964 में, आलोक के पर्व 1972 में, साहित्य के सहचर 1965 में, विचार और वितर्क 57 में, विचार प्रभाव 59 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों को व्यक्तिगत स्वाधीन चिंता की उपज कहा है, ये कथन है। ठीक है, कथन क्या है, उनका एक कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधों को क्या कहा, व्यक्तिगत की स्वाधीन चिंतन की उपज है माना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चारों विकल्प आपके सामने हैं और प्रश्न क्या है। बादल को घिरते देखा कविता के संबंध में सही तथ्य है। पहले में है नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरे में है नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसिद्ध नहीं है। तीसरे में इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। और चौथे में इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में है दूसरा और तीसरा, फिर बी में है 1 और 3, सी में है 3 और 4, डी में है 2 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग सोचिए और बताइए। प्रश्न आप लोगों के सामने है, जूम करके देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा डी, 2 और 4। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं।
व्याख्या कुछ इस प्रकार है। बादल को घिरते देखा। कविता के संबंध में सही तथ्य विकल्प में 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रशुद्ध नहीं है। इसमें किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नागार्जुन को प्रगतिवादी का सलाखा पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नंग गाज शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविता संकलित है। इस कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। जैसे आप लोगों के सामने उत्तर आ चुका है, इसका सही उत्तर काव्य प्रकाश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या महत्वपूर्ण है, इसीलिए व्याख्या कुछ इस प्रकार की। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। इनका समय 11वीं सदी और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसमें नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक किसकी है? मही भट्ट की है, जो राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टतौत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण का नाम से टीका लिखा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न घनानंद के बारे में है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं की मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैया की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता में अभिधा मूलक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है 1 और 4, बी में है 1 और 3, सी में है 2 और 4 और डी में है 3 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग सोचिए और बताइए। इसका सही उत्तर बी होगा। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसका व्याख्या छोटी सी व्याख्या है। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है कि घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं। कुछ पात्रों की सूची में मिलान करना है। आप लोगों के सामने ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां है। सूची 1 के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। सकटार के सामने अध्ययन नगरी, महाराष्ट्री उसके सामने स्कंदगुप्त, धातुसेन
उसके सामने भारत दुर्दशा, डी नंबर, डी में गोवर्धन दास, उसके सामने चंद्रगुप्त। तो इसका हम मिलान करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता है गोवर्धन अंधेर नगरी का है, महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का है। तो आप लोगों को 2 ही आ रहा है, तो 2 से आप मिलान करिए। इसमें चौथा कौन सा है, तो इसका मतलब कौन सा होगा? इसका इसका हो जाएगा उत्तर पहला ही होना चाहिए। इसका सही उत्तर है डी। लेकिन यहाँ मिलान गलत, सॉरी सही है, मैंने मिलान गलत कर दिया। गोवर्धन का ये वाला डी नंबर, इसका सही उत्तर डी होगा। मैंने मिलान ठीक किया लेकिन थोड़ा डाउट हो गया। डी है। आइए इसका मिलान देखते हैं। संकटार चंद्रगुप्त का है, संकटार चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त का है। इस नाटककार है जयशंकर प्रसाद, महाराष्ट्री है। भारत दुर्दशा का भारतेंदु का है। और धातुसेन भी स्कंदगुप्त का है। जयशंकर प्रसाद का गोवर्धन अंधेर नगरी का भारतेंदु का। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चारों विकल्प आपके सामने है। प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? बताइए। अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो इसमें सबसे पहले आएगा राजश्री। तो इसका मतलब हम देखेंगे। और इसके बाद सबसे पीछे आएगा ध्रुवस्वामिनी, तो दूसरा। मतलब इसका जो उत्तर है चौथा सही है। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राजश्री 1915 में, अजातशत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 28 में, ध्रुवस्वामिनी 33 में। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 13 में, विशाख 21 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 27 में, एक घूंट 30 में, चंद्रगुप्त 31 में। अब अगला प्रश्न 10। नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है जो ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण जो रीजन आर के रूप में है। अभिकथन ए में है, फ्रांड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। और कारण में क्या है? आर में, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ठीक है। उपयुक्त कथन के आलोचक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। सी में है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी में है ए सत्य है लेकिन आर डी में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग सोचिए। इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है।
प्रश्न है 11। कुछ इस प्रकार है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? भावपरक, विकल्प 1 में भावपरक, विकल्प 2 में संस्कृतिनिष्ठ तर्कपूर्ण, विकल्प 3 में युग विशेष का आभास देने वाली, विकल्प 4 में चिंतन प्रधान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले ए में है 2 और 3, बी में है 2 और बी में है 1 और 2, सी में है 1 और 4, डी में है 3 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग सोचिए। इसका सही उत्तर होगा ए, 2 और 3 सही उत्तर है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता में संस्कृत और तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल संकत्यान ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित किया है? वारेन हेस्टिंग्स को, या लॉर्ड रिपन को, या लॉर्ड क्लाइव को, या लॉर्ड कर्जन को? इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए इसके बारे में दिया है। श्री शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। बालमुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 5 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में श्री शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा। ठीक है, प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13 की ओर। 13 प्रश्न कुछ इस प्रकार है, थोड़ा जूम और कम कर लें। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतभरा। इसका सही नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है तीसरा और चौथा, डी में है पहला और चौथा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ए, पहला राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचारिता। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या भी की है, कुछ इस प्रकार है व्याख्या। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचारिता है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में उपन्यास जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जिसके अन्य पात्र बाणभट्ट और न्यूपुड़िया जो न्यूनिया के नाम से है। प्रेम का जो उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है बिरादरी, बाहर, राजा निर्वंशिया, ठसक और कस्बे का आदमी। तो इसमें होगा दूसरा और चौथा, मतलब बी ऑप्शन सही है, पहला और ये। इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए कमलेश्वर के बारे में जानते हैं, इनके कुछ काव्य संग्रह दिए हैं। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में और कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी में। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह है खोई हुई दिशा 1963 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 में,
आज़ादी मुबारक हो 2002 ईस्वी में आदि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड्स, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर हुबर्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और तीसरा, और बी में है 1 और 2, सी में है 2 और 4, डी में है 3 और 4। इसका सही उत्तर होना चाहिए सी 2 और 4। देखते हैं व्याख्या में। जी सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट हैं। परिंदे 1960 कहानी संग्रह, कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, कहानी संग्रह माना है, यहाँ पर गलत है। रिचर्ड्स भीमसाहिनी के उपन्यास तमस 1973 ईस्वी का पात्र रामधन, जो रामधन मिश्र हैं, मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। ठीक है। रामधन, जो रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसा है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपरोक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन्हीं दो पात्रों के बीच हुआ है। मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा और खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती के बीच। बताइए किसका है। इसका विकल्प ए होना चाहिए। सही उत्तर ए है, मेहता और मालती का। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 ईस्वी में उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और इस उपन्यास के अन्य पात्र होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि इस उपन्यास में है। किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। बताइए तमस उपन्यास का पात्र कौन नहीं। ए में रत्तो, बी में नत्थू, सी में रिचर्ड्स और डी में हयात बख्श। तमस उपन्यास का पात्र नहीं इसमें रत्तो। इसका सही उत्तर होगा रत्तो। इसका सही व्याख्या देखिए। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीमसाहिनी के तमस 1973 ईस्वी में उपन्यास के पात्र रिचर्ड्स, नत्थू, हयात बख्श, वनप्रस्थ, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी, इलाही और मोहन ये पात्र हैं। अब प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कुछ इस प्रकार है। संस्कृत के 4 अध्याय में
दिनकर ने रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है? ए में राष्ट्रकवि के रूप में, बी में नवोत्थान के कवि के रूप में, सी में भारतीय कवि के रूप में, डी में सामासिक संस्कृत के कवि के रूप में। इसका सही उत्तर बी होगा, नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक पर्यवेक्षण है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? लुयप्पा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदत्त। इसका सही उत्तर होगा बी। पहले आ जाएगा स्वयंभू, फिर आ जाएगा लुयप्पा, फिर आ जाएगा पुष्पदत्त, लास्ट में हेमचंद्र। ठीक है, देखिए इस प्रकार इसका कालक्रम है। कालक्रम कुछ इस प्रकार है। स्वयंभू का 783 ईस्वी, लुयप्पा फिर पुष्पदत्त 972 ईस्वी, हेमचंद 1088 ईस्वी। लुयप्पा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से चतुर्भुजदास के संबंध में सही है? कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तस्मय प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, और चौथे में हित अर्जुन को मंगल इनकी काव्य कृति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला और तीसरा, तीसरा और चौथा, और डी में दूसरा और चौथा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, पहला और चौथा इसका सही उत्तर है। आज हम यहीं तक ये क्लास रखते हैं और कल इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे, फिर भेज दिया जाएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और YouTube को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।